हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने पॉलिटी की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसमें हमने कल के लेक्चर में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया था। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हमने कल पार्ट 1 डिस्कस किया था। आज उसका पार्ट 2 है। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आज हमको कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है, तो संविधान सभा की समितियाँ। तो हम उसको देखते हैं कि संविधान सभा की क्या क्या समितियाँ हैं। तो जैसा कि हमने कल संरचना देखी थी, संविधान सभा की हमने संरचना देख ली थी। संविधान सभा की संरचना देखने के बाद अब हम आ जाते हैं कौन कौन सी समितियाँ हैं। तो संविधान सभा में बहुत अन्य नंबर ऑफ कमिटीज़ थीं। विभिन्न कार्यों को निपटने के लिए कई समितियां थीं। उनमें से 8 प्रमुख समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां थीं। इट मीन्स 8 मेजर कमिटीज़ थीं और नंबर ऑफ माइनर कमिटीज़ थीं। माइनर कमिटीज़ इन व्हाट सेंस, यानी कि 13 माइनर कमेटी थी और मेजर कमेटी कितनी थी? 8 थी। ठीक है, आगे देखते हैं ये कौन कौन सी कमेटी है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछते हैं कि कमेटी के हमको कि हेड कौन थे, इन समितियों के हेड कौन थे। ये डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ है, चाहे आप यूपीएससी, पीएससी, व्यापम या फिर जो भी जहाँ भी पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, आया है ये क्वेश्चन। तो हम इसको याद करेंगे आज, क्योंकि आपके पास बुक है, आपके पास नोट्स है, आपके पास सब कुछ है। हमने बहुत बार याद भी किया लेकिन स्टिल हम भूल जाते हैं। हम एक ट्रिक से याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इसको बार बार अपने दिमाग में बार बार स्ट्राइक करें ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं 8 प्रमुख कमेटियां हैं, बता दिए 8 प्रमुख समितियां हैं। कमेटीज़ मतलब 8 मेजर कमेटीज़ है। तो कौन कौन सी हैं? तो पहली है यूनियन पावर कमेटी, जिनके हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसके हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पावर समिति और केंद्रीय संविधान समिति, जिनके हेड हैं जवाहरलाल नेहरू। हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो हम इसको याद कर सकते हैं कि संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? संविधान निर्माण का कार्य था इनका। तो संविधान के निर्माण कार्य में सबसे पावरफुल सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सबसे पावरफुल सदस्य कौन थे? संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो सबसे पावरफुल सदस्य कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये केवल मैं याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ, अदरवाइज इसका आप कुछ भी अलग मीनिंग ना निकालें, मैं केवल आपको याद हो जाए इसलिए बता रही हूँ। तो हम कैसे समझ सकते हैं संविधान में सबसे पावरफुल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, 2 कमिटीज़ हमारी हो चुकी हैं। आगे क्या है? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम सभी जानते हैं लौह पुरुष, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी कि प्रांतों के एकीकरण की बात किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो क्या हम यहाँ से प्रांत और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम बहुत ही ईजिली इसको रिलेट कर सकते हैं और आपको ये इतना याद भी होगा। ठीक, आगे आ जाते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। आप सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष वो कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मसौदा समिति के संविधान का जो मसौदा तैयार किया जा रहा था उसके कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। इतना तो आपको पता है, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ कमेटी क्या है हमारी? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रांतों के एकीकरण की बात किसने कही थी? प्रांतों के एकीकरण की बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। साथ में उन्होंने कुछ सलाह दिया कि एकीकरण तो होगा, प्रांतों का एकीकरण, राज्य से जो जो रियासतें हैं वो सब एक हो जाएं, प्रिंसली स्टेट सब जितने ब्रिटिश प्रोविंस प्रिंसली स्टेट सब एक हो जाएं। लेकिन उन्होंने कुछ सलाह दिया और वो सलाह थी मौलिक अधिकारों से संबंधित, अल्पसंख्यकों, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित कुछ सलाह दिए हैं। तो हमको क्या याद करना है कि सलाह किसने दिए हैं? तो सलाह दिए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सलाह दिए हैं क्योंकि उन्होंने प्रांतों के एकीकरण की बात की है, प्रांतों के एकीकरण की बात की है, इसीलिए इन्होंने क्या सलाह भी दिया है। किससे संबंधित होनी चाहिए वो सलाह? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों, जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित है वो सलाह इनकी। ठीक, 5 कमिटीज़ हो गई। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी किस पे है? एडवाइजरी कमेटी किस पे है? तो फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज़ में, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ की ये एडवाइजरी कमेटी है। लेकिन ये जो समिति है इसकी कुछ उप समितियाँ भी हैं, इसकी कुछ उप समितियाँ हैं, उसको हम देखते हैं। तो उप समिति में सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके हेड कौन है? JB कृपलानी। हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? हम इसको याद कर सकते हैं कि मौलिक अधिकार, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो किसी की कृपा नहीं है, हमारे हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे हैं, ये किसी की कृपा नहीं है, हम पे हमारे हैं। ये समझ रहे हैं आप लोग? ये हमारा राइट्स है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, किसी की कृपा नहीं है। याद करने का एक ट्रिक है, याद हो जाए जिससे। ठीक, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? माइनॉरिटी सब कमेटी। माइनॉरिटी सब कमेटी, अल्पसंख्यक के उप समिति के हेड कौन थे? HC मुखर्जी। HC मुखर्जी। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मुखर्जी जी मीनार गए हैं। मुखर्जी कहाँ गए हैं? मीनार गए हैं। मुखर्जी कहाँ गए हैं? मीनार गए हुए हैं। ठीक है, आगे आ जाए। माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है। मुखर्जी कहाँ गए हैं? मीनार गए हुए हैं। ठीक, फिर हम आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी। इतना कुछ हमको याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि MCQ है और डायरेक्टली आप देखिए और डायरेक्टली टिक कर देंगे। लिखा हुआ है, इसको ज़रूर देखेंगे हम लोग, लेकिन हमको तो याद करना है ना, याद करने से हमको मतलब है। तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? गोपीनाथ बारदुलई। गोपीनाथ बारदुलई। अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? तो हम ये याद कर सकते हैं, गोपीनाथ पूर्वोत्तर के हैं। गोपीनाथ कहाँ के हैं? तो गोपीनाथ पूर्वोत्तर के हैं। कहाँ के हैं? पूर्वोत्तर के हैं। गोपीनाथ पूर्वोत्तर के हैं। बार बार आप बोलिए साथ में तो आपको याद होगा। याद आपको करना है, आपको नोट्स से लेना देना नहीं है। आपके पास भी बुक है, आपके पास भी बुक है। आपको PDF तो मैं आपको फ्री PDF आपको अवेलेबल करवा ही रही हूँ, लेकिन उसको भी आप कंपाइल करके रख लेंगे, क्या फ़ायदा? याद नहीं होगा तो एग्ज़ाम में याद होना चाहिए, इसलिए साथ में याद करते हुए चलिए। जो मैं बोलती हूँ उसके पीछे आप रिपीट कीजिए। गोपीनाथ कहाँ गए हैं? तो गोपीनाथ पूर्वोत्तर गए हुए हैं। ठीक, आगे आ जाते हैं हम। फिर उसके बाद नेक्स्ट उप समिति कौन सी है? तो एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन आसाम, बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा। इस उप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे AV ठक्कर। कौन थे? AV ठक्कर। याद कैसे करें अब हम लोग? तो याद हम ऐसे कर सकते हैं कि ठक्कर लगने से एक्सपायर हो गए। याद तो करना है ना हमको, तो ठक्कर लगने से, ठक्कर मतलब ठोकर, ठक्कर मतलब ठोकर है ना, ठोकर लगने से, ठक्कर मतलब ठोकर होती है।
तो ठक्कर लगने से एक्सपायर हो गए। ठीक, कुछ कुछ ट्रिक हमको लगाना ही पड़ेगा याद करने के लिए। ठीक है, आगे आ जाते हैं। फिर ये किसकी है, जो 5वीं समिति जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो सरदार पटेल कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। क्यों, ये सलाहकार समिति थी, एडवाइजरी कमेटी थी। किस पे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पे, फिर अल्पसंख्यकों के और जनजातीय जो क्षेत्र हैं और एक्सक्लूडेड बहिष्कृत जो क्षेत्र हैं, इसकी ये एडवाइजरी कमेटी थी मेजर। लेकिन ये सब अब तक जो हमने देखा ये उसी के अंतर्गत, ये क्या थी, ये उसके अंतर्गत आने वाली उपसमितियां थीं। ठीक, अब हम आ जाते हैं 6वीं जो मेजर कमेटी है, प्रमुख कमेटी, प्रमुख समिति जिसको हम बोलते हैं, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रक्रिया समिति के नियम कौन कर रहा था, अध्यक्षता, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। याद कैसे करें हम, लेकिन तो याद हम ऐसे कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको बताया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे, इनको चुना गया था। ठीक है, जो कि ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे उसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो जो अध्यक्ष है अब वही तो रूल्स बनाएगा ना, प्रक्रिया कौन बनाएगा, तो यही बनाएंगे। तो प्रसाद ने क्या किया, प्रक्रिया बनाई, प्रसाद की प्रक्रिया है ये, क्या है, प्रसाद की प्रक्रिया। जो अध्यक्ष है वही तो बनाएगा ना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन बनाएगा, वही बनाएंगे, प्रसाद की प्रक्रिया। ठीक, फिर आगे आ जाते हैं स्टेट कमिटीज, और वो कमेटी कौन थी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स, कमिटीज फॉर नेगोशिएटिंग विद द स्टेट्स। राज्य समिति, राज्यों के साथ बातचीत के लिए समिति। अब ये क्या है, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो हमने क्या देखा कि संविधान का जब निर्माण हो रहा था, संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें सबसे पावरफुल कौन था, पावरफुल कौन था, तो नेहरू जी थे। हमने अभी ये 2 समिति याद की है ना, कि पावर कमेटी और कौन सी कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संविधान समिति और पावर समिति। उसके लिए हमने क्या देखा, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको बताया ना। अब जो पावरफुल है वही तो राज्यों से बात करेगा ना, जो पावरफुल है वही तो बात करेगा, कि जिसके पास पावर नहीं है वो बात करने जाएगा तो वो क्या बात करेगा, जिसके पास पावर है अब वही तो बात करेगा। तो राज्यों से बात कौन कर रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये पावरफुल है। ठीक, आगे आ जाते हैं। तो 7 समितियां हो गई। फिर उसके बाद 8वीं समिति में आ जाते हैं स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति। संचालन समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं थे। अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं, तो प्रेसिडेंट कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे, अध्यक्ष वो थे। तो इसका मतलब संचालन कौन कर रहा था, जो अध्यक्ष है वही तो रूल्स बनाएगा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, प्रक्रिया कौन बनाएगा, जो अध्यक्ष है वो बनाएगा, संचालन कौन करेगा, वही बनाएगा। यानी कि ओवरऑल स्टीयरिंग किसके हाथ में है, कार की स्टीयरिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, गाड़ी की स्टीयरिंग किसके हाथ में, राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में है। संचालन कौन कर रहा है, राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ साथ में आप रिपीट करके बोलेंगे बहुत अच्छा है, नहीं तो रिपीटेड मूड में सुनना, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एग्ज़ाम तक आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे यदि आप इस ट्रिक से याद करेंगे। तो आप अपनी भी ट्रिक लगा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मतलब ये बस केवल यही एक ट्रिक है और बस इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, ये मेरी ट्रिक है। आप अपनी ट्रिक से भी इसको याद कर लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे आ जाते हैं हम, ये मेजर कमेटीज़ हमारी प्रमुख समितियाँ हो चुकी। अब हम आ जाते हैं जो लघु समिति, जो छोटी छोटी समितियाँ थी उसको देखते हैं, माइनर कमेटीज़। तो माइनर कमेटीज़ कितनी थी, तो माइनर समितियाँ 13 थीं। इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं, हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के कार्यों पर समिति। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जेवी मावलंकर कर रहे थे। कौन कर रहा था, जेवी मावलंकर। याद कैसे करें, तो फंक्शन में मावा मिल रहा है, फंक्शन में मावा मिल रहा है।
कार्यक्रम में मावा मिल रहा है। समझ रहे हैं? यानी कि कहीं पे फंक्शन हो रहा है और वहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, वहाँ पे हमको मावा मिल रहा है। मावा मतलब जानते हैं ना, खोआ, ठीक है, वहाँ पे हमको मावा मिल रहा है। तो यानी कि कमिटी ऑन द फंक्शंस की अध्यक्षता कौन किया? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी व्यापार समिति का आदेश, इसकी कौन अध्यक्षता किया? तो के एम मुंशी। कौन? के एम मुंशी। अब बिजनेस है तो बिजनेस में मुंशी की तो आवश्यकता है, बिजनेस है तो अकाउंटेंट की आवश्यकता है, मुंशी की आवश्यकता है। व्यापार में किसकी आवश्यकता होती है? मुंशी की आवश्यकता होती है। व्यापार मुंशी। ठीक, आगे आ जाते हैं। आगे क्या है? 2 समितियां हमने देख लिया। आगे है, नेक्स्ट है हमारा हाउस कमेटी। गृह समिति की अध्यक्षता कौन किया? तो बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया, हाउस कमेटी। अब इसको याद कैसे करें? तो हमारे घर में सीताराम जी हैं, सीताराम की प्रतिमा है, सीताराम जी हैं। हमारे घर में कौन है? हमारे घर में सीताराम जी हैं। ठीक है, गृह में कौन है? सीताराम है। ठीक, आगे आ जाते हैं। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं, किए हैं। ठीक है, तो जो अध्यक्ष हैं, तो अब राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा? जो अध्यक्ष है वही तो ध्वज फहराएगा ना, राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराएगा? जो अध्यक्ष है। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग के हेड कौन हो गए? चेयरमैन कौन हो गए? तो राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आगे आ जाते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है? आगे है स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। याद कैसे करें? तो जो पावरफुल है, संविधान बनाते वक्त जो पावरफुल है, वो कौन पावरफुल है? नेहरू है। तो अब जांच कौन करेगा? जो पावरफुल है। जांच कौन करेगा? जो पावरफुल है। जिसके पास पावर है वही तो जांच करेगा ना, कि जिसके पास पावर ही नहीं और बोलेगा लाओ लाओ मैं देखूं, ऐसा नहीं होता है। जिसके पास पावर है वही तो जांच करेगा। तो मसौदे की जांच कौन कर रहा है? एग्जामिन कौन कर रहा है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रेडेंशियल कमिटीज। साख समिति कौन किया था अध्यक्षता? तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ए कृष्णा स्वामी अय्यर। याद कैसे करें? तो क्रेडिट्स किसके पास है? कृष्णा के पास है। क्रेडिट्स किसके पास हैं? कृष्णा के पास हैं। पैसे किसके पास हैं? कृष्णा के पास हैं। ठीक, आगे आ जाए हम लोग। आगे क्या है? फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, वित्त और कर्मचारी समिति, कौन किया है अध्यक्षता? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का? तो राजेंद्र प्रसाद। तो वित्त किसके पास हुआ? वित्त किसके पास हो? पैसे किसके पास? जो अध्यक्ष है उसी के पास तो पैसे हैं। जो अध्यक्ष है उसी के पास तो पैसे होंगे। ठीक है, तो वित्त की देखरेख कौन कर रहा है? अध्यक्ष कर रहे हैं। अध्यक्ष कर रहे हैं तो वो अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक, आगे आ जाते प्रेस गैलरी कमेटी। प्रेस गैलरी समिति की अध्यक्षता कौन किया? तो उषा नाथ सेन। उषा नाथ सेन। याद कैसे करें? तो उषा, उषा मतलब भोर की लाली। भोर की लाली कहाँ पड़ रही है? हमारी गैलरी पर पड़ रही है। उषा की, भोर की लाली, यानी कि उषा मतलब क्या होता है आप जानते होंगे ना, भोर की जो लाली होती है, लालिमा जो छाई रहती है, तो आप देखे होंगे वो कहाँ पड़ रही है? हमारी गैलरी पर पड़ रही है। उषा की लाली कहाँ पड़ रही है? हमारी गैलरी पर पड़ रही है। ठीक, आगे आ जाते हैं। आगे क्या है? कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, समिति मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति। अध्यक्षता कौन किया? तो पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। हमारे घर में सीताराम जी हैं, हमारे घर के मुखिया कौन हैं? सीताराम जी हैं।
गृह समिति हमने देखा ना, अध्यक्षता कौन किया? सीताराम जी। हमारे घर में, हमारे गृह में सीताराम जी हैं और वो हमारे मुखिया भी हैं, वो हमारे चीफ हैं, वो हमारे चीफ हैं। कौन है? सीताराम जी। ठीक, आगे आ जाते हैं। आगे क्या है? कमीशन ऑन लिंग्विस्टिक प्रोविंस, कमीशन ऑन भाषाई प्रांतों पर आयोग। तो ये आप लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छे से कि एस.के. धर कमीशन लिंग्विस्टिक प्रोविंस यानी कि भाषा पे आयोग का निर्माण किया गया था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का विभाजन होना चाहिए। तो उसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो एस.के. धर किए थे और ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी प्रकार की ट्रिक की ज़रूरत है कि भाषाई प्रांतों पर आयोग एस.के. धर। ठीक, आगे आ जाते हैं। 11th कमेटी जो कि एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन, इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो नलिनी रंजन सरकार। कौन किया? नलिनी रंजन सरकार। वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो नलिनी रंजन सरकार कर रहे थे। ठीक है, तो फाइनेंशियल यानी कि फाइनेंस कौन देखता है? सरकार देखती है। जितना भी फाइनेंशियल प्रोविजंस होता है, जितना भी वित्तीय प्रावधान होते हैं, कौन देखता है? तो सरकार देखते हैं। ठीक, आगे आ जाए हम लोग। आगे क्या है? आगे नेक्स्ट हमारा एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट। एडहॉक कमेटी सुप्रीम कोर्ट पर तदर्थ समिति की अध्यक्षता एस वरदाचारी ने किया है। और एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप में एस वरदाचारी ने ही अध्यक्षता की। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। याद कैसे करें हम? तो हमारी नागरिकता सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, ये हमारे लिए वरदान है। हमारी नागरिकता को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, ये हमारे लिए एक वरदान है। ठीक है, वरदाचारी, सुप्रीम कोर्ट और नागरिकता, या ऐसे हम याद कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सिटीजनशिप कौन है? अध्यक्ष वरदाचारी। सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप में कौन है? वरदाचारी। तो इस तरह से हमने 8 प्रमुख समितियां और 13 जो छोटी समितियां हैं उसको देखा है हमने। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद में आता है कि ये जो एस वरदाचारी, फिर हमने यहाँ पे देखा नलिनी रंजन सरकार। एस वरदाचारी, नलिनी रंजन सरकार और ये एस.के. धर, ये जो 3 लोग हैं ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये 3 लोग संविधान सभा के सदस्य थे, नॉट अ मेंबर ऑफ द असेंबली। ये लोग सदस्य नहीं थे, ये बाहर ही थे। तो सदस्य जो अब तक हमने जिनका नाम देखा वो लोग थे, ये सदस्य नहीं थे, लेकिन संविधान सभा में इन्होंने भी अध्यक्षता की थी कुछ समितियों की। ठीक है, जो कि हमने अभी देख लिया। फिर हम आगे आ जाते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में। ड्राफ्टिंग कमेटी में हमने नाम देखा ना, वहाँ पे नाम क्या देखा था हमने ड्राफ्टिंग कमेटी पे? राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष थे। इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी में भी कुछ सदस्य हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य हैं, उनको हम देखेंगे। तो क्या आता है कि ड्राफ्टिंग कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑन अगस्त 29, 1947। इसको जो मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति जो थी, ये इसका निर्माण कौन किया? तो संविधान परिषद के द्वारा। कब? तो 29 अगस्त 1947। कब? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्षता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मसौदा समिति की स्थापना कब की गई? 29 अगस्त 1947। आगे आ जाते हैं। फिर इस समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने फर्स्ट ड्राफ्ट अपना कब पब्लिश किया? तो फर्स्ट ड्राफ्ट अपना इसने फरवरी 1948 को पब्लिश किया है। पहला मसौदा कब प्रकाशित किया गया? तो 1948, फरवरी 1948 में। बना कब? तो 29 अगस्त 1947 पे। पहला मसौदा कब प्रकाशित किया गया? तो फरवरी 1948 में। ठीक, इसमें 7 सदस्य थे।
इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन गोपालस्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव थे। उन्होंने बी एल मित्तर, ही रिप्लेस्ड बी एल मित्तर, ये जो एन माधव राव है उन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था, क्योंकि ओरिजिनली बी एल मित्तर थे। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग समिति है, मसौदा समिति जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, तो इसके जो है कौन अध्यक्षता कौन कर रहा था पहले, सॉरी इसके सदस्य कौन थे? तो पहले बी एल मित्तर थे, लेकिन इनकी तबीयत खराब हो गई, उसकी वजह से इनको रिज़ाइन करना पड़ा, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी जगह पे कौन आए? तो एन माधव राव आए थे, एन माधव राव आए थे। फिर उसके बाद टी टी कृष्णमाचारी, टी टी कृष्णमाचारी, ये भी इससे पहले, ये पहले नहीं थे, ये जो है एक्चुअल में पहले कौन थे? तो डीपी खेतान थे, जो कि जिनका निधन हो गया 1948 में, तो उनकी जगह टी टी कृष्णमाचारी को लाया गया था सदस्य के रूप में। तो ये 7 सदस्य हैं। हमने पढ़ तो लिया, याद भी तो करना है। एग्ज़ाम में क्या ये बोलेगा क्या कि हमने कितना पढ़ के आए हैं, ये पूछा जाता है क्या एग्ज़ाम में? ये तो नहीं पूछा जाता है। हमको याद कितना है, हमको टिक करना है, वहाँ पे याद करते हैं हम। बी आर अम्बेडकर तो हमको बिल्कुल याद हो गया कि बी आर अम्बेडकर है। अब हमको बस लॉर्ड कृष्णा का नाम याद करना है, लॉर्ड कृष्णा का नाम पुकारना है। गोपाल कृष्णा माधव कृष्णा, गोपाल कृष्णा माधव कृष्णा, हमको भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारना है। क्या क्या नाम से हम जानते हैं? तो गोपाल कृष्ण माधव कृष्णा, तो वही सदस्य हैं। ठीक है, फिर ये 4 लोग हो गए, साथ में मुंशी सादुल्ला, मुंशी सादुल्ला, ये 2 चीज़ बस हमको याद करना है। मुंशी सादुल्ला तो हो जाते हैं 7 सदस्य। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग समिति के 7 सदस्य हो गए। फिर उसके बाद इसने जो है फाइनली इसने अपना ड्राफ्ट सबमिट कब किया? फाइनली इस समिति ने अपना ड्राफ्ट यानी कि पूरा बना लिया, पूरा मसौदा तैयार हो गया संविधान का, सबमिट कब किया? तो 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1940, पहला कब प्रकाशित हुआ? तो फरवरी 1948 में। फिर उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट कब आया? तो फाइनल ड्राफ्ट सबमिट हुआ 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 को। फिर उसके बाद संसद ने इसे 26 नवंबर 1949 को इसकी पुष्टि की है, यानी कि रेटिफाई कब किया गया फाइनली पार्लियामेंट के द्वारा? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, जो भी मसौदा तैयार किया गया था। यहाँ पे हमने संविधान सभा की पूरी संरचना देखा कि किस तरह से क्या था। अब संविधान सभा ने हाथी को अपना प्रतीक के रूप में चुना था। हाथी को, एलिफेंट को एज अ सिंबल इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूएंट एग्जाम में पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सील क्या था, सिंबल क्या था? तो एलिफेंट था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कुछ अदर फंक्शन, ये क्या कर रहे थे? तो संविधान का निर्माण कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, भारतीय संविधान। साथ में मैंने आपको कल क्या बताया था? तो मैंने आपको बताया था कि ये लॉ भी बना रहे थे, लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी मिलते थे। तो जहाँ पे एक दिन जीवी मावलंकर जी अध्यक्षता करते थे, एक दिन राजेंद्र प्रसाद जी करते थे। जब ये संविधान निर्माण का कार्य करते थे तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्षता करते थे। जब ये लॉ बनाने का कार्य कर रहे थे तो अध्यक्षता कौन कर रहा था? यानी कि जो ऑर्डिनरी लॉ बनाते हैं, सामान्य कानून निर्माण का जो कार्य कर रहे थे, तो जीवी मावलंकर उस दिन अध्यक्षता करते थे लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में, विधायिका के रूप में जब ये मिलते थे। फिर उसके बाद लेकिन उसके अलावा भी अन्य कार्य किए गए थे, और वो अन्य कार्य क्या थे? तो इट रेटिफाइड, संविधान सभा ने रेटिफाई किया था। किसको रेटिफाई किया, किसकी पुष्टि की थी? तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता, कॉमनवेल्थ में इंडिया मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया कब? मई 1949 को। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप को संविधान सभा ने रेटिफाई कब किया? तो मई 1949 को रेटिफाई किया गया था। इसकी पूरी तरह से पुष्टि कब की गई? नहीं कि मतलब हम भी हैं सदस्य, कॉमनवेल्थ के हम सदस्य रहेंगे, तो मई 1949 को। फिर उसके बाद आता है नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को,
1947 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947। फिर उसके बाद राष्ट्रगान तो 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950। फिर उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। कब? प्रथम राष्ट्रपति की नियुक्ति राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में हुई। कब हुई? तो 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। तो हमको 24 जनवरी 1950 में 3 चीज़ याद करनी है। क्या क्या याद करनी है? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राजेंद्र प्रसाद, लाइन से याद कीजिए, याद हो जाएगा। कब? 24 जनवरी 1950। फिर उसके बाद ये दोनों आप राष्ट्रीय ध्वज याद कर लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 22 जुलाई 1947 क्योंकि अब 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराना है, तो इसीलिए उसको पहले ही अडॉप्ट कर लिया गया था। ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देख लिया? अभी हमने ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य देख लिए, मेजर प्रमुख समिति देखी, फिर उसके बाद उप समिति उसमें हमने कुछ देखी, फिर उसके बाद जो छोटी समिति थी, माइनर समिति थी, उसको हमने देखा है। तो यहाँ पे हमने ये सेशन को कंप्लीट किया। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके लक्ष्मीकांत का है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम पढ़ेंगे ये संविधान सभा ने संविधान का निर्माण तो कर दिया, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कर दिया, लेकिन जो है ये संविधान निर्माण के वक्त संविधान सभा ने 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। 60 देशों की यानी कि विभिन्न देशों के इन्होंने संविधान को देखा और वहाँ से लिया, और कहाँ से क्या लिया गया है, किस तरह से कहाँ से क्या अडॉप्ट किया गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, और ये सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में इसकी फ्री PDF आप हमारी मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन है, वहां जाकर के आप इसकी फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।